हेलो स्टूडेंट्स। सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम अपनी फोर्थ क्लास को शुरू करेंगे। ठीक है, लास्ट टाइम पे हमने कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइंगल से रिलेटेड फॉर्मूले देखे थे। ठीक है, और आज हम उनके क्या करेंगे, क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। तो आई होप आपने सारे फॉर्मूले एक किसी फेयर नोट की फॉर्म में आपने अपनी नोटबुक में उनको लिख लिया होगा, क्योंकि वो कई बार आपको यूज़ करने होते हैं। तो इसको प्रॉपरली आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग बिटवीन, है ना, बिटवीन इन सर्किल, यहाँ पे ये इन सर्किल है। ठीक है, इन सर्किल एंड द सर्कुम सर्किल ऑफ ट्राइंगल, एंड वी कैन यूज़ पाई इक्वल टू 22/7। तो सबसे पहले फिगर से समझते हैं इसको। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब यहाँ पे दो टाइप के सर्किल है इस पर बने हुए। ठीक है, एक तो इन सर्किल है, मतलब भाई एक ऐसा सर्किल जिसका जो कर्व है वो इसकी साइड्स को टच होते हुए जाएगा, इसको कहते हैं हम इन सर्किल। और एक है सर्कुम सर्किल, मतलब एक ऐसा सर्किल जिसकी सर्कुम्फ्रेंस क्या करेगी, ट्राइंगल के वर्टेक्स को टच करती हुई जाएगी। अब इनके बीच का एरिया हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना? तो जैसे मान लीजिए एरिया कौन सा होगा इनके बीच का, ये वाला एरिया तो होगा, ये जो हमने ब्लैक शेड से इसको डिनोट किया है। तो ये वाला एरिया मेरे को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, साथ साथ ये जो ट्राइंगल हमको दे रखा है इसकी आपको क्या दे रखी है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसकी साइड दे रखी है। तो हर साइड कितनी है इसमें, 4 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, अब आपको पता है कि भाई जो इन सर्किल रेडियस होता है ना, वो कितना होता है, आर इक्वल टू कितना होता है, a/2√3। क्लियर है? तो a कितना है यहाँ पे आपको दे रखा है, a आपको 4 दे रखा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/2√3, दैट इज इक्वल टू 2/√3 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारे पास इन सर्किल का रेडियस। ठीक है, इन सर्किल रेडियस। नेक्स्ट कैपिटल आर। अब कैपिटल आर मतलब सर्कुम सर्किल का रेडियस। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था जो कि एक बेसिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ये कितना होता है, a/√3 होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल आर है वो स्मॉल आर का कितना टाइम्स है, 2 टाइम्स है। ये दोनों फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो सर्कुम सर्किल को निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से कैपिटल आर कितना हो जाएगा, भाई इसका डबल करना है ना हमको, तो इसका डबल फिर कितना हो जाएगा, या a/√3 रख लो, तो कितना हो जाएगा, 4/√3 सेंटीमीटर। तो ये क्या हुआ हमारे पास, सर्कम सर्किल रेडियस। ठीक है, अब देखा जाए तो बेसिकली ये जो ट्राइंगल था ना, इसका कोई महत्व नहीं रहा। हमको क्या करना है, एक अंदर का सर्किल है हमारे पास और एक आउटर सर्किल है, इसके बीच का हमको क्या निकालना है, एरिया ही तो निकालना है। तो इसका मतलब अगर मैं बाहर के सर्किल के एरिया में से अंदर के सर्किल का एरिया माइनस कर लूँ, तो ये जो रिंग टाइप का जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, और वही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई सर्किल का जो एरिया कितना होता है, सर्किल का एरिया होता है πr²। ठीक है, अभी हमने सर्किल को डिस्कस नहीं किया है, बस यहाँ पे हम एज ए, क्योंकि क्वेश्चन है तो इसलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। जिस दिन सर्किल को हम डिस्कस करेंगे तो उस दिन मैं आपको सारे फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले हैं मेंसुरेशन के लिए, वो आपको सब बता दूंगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखा जाए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, आउटर सर्किल का एरिया दैट इज़ πR², इसमें से माइनस करना पड़ेगा इनर सर्किल का एरिया π×r², और यही क्या होगा, हमारा डिज़ायर्ड एरिया होगा। ठीक है, तो अब जब देखो, अगर आप इसको एकदम से सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, है ना। तो आप क्या कर सकते हैं, पाई को आप कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या मिला, r² मिल गया। ठीक है, अब ये a² - b² की फॉर्म ले रहा है ना ये ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, π×a² - b² होता है r+r, मतलब a+b इंटू a-b। तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हमको ये फॉर्म मिल गई है डिज़ायर्ड एरिया की, जो हमको एरिया पूछा हुआ है उसकी।
तो सीधे सीधे फॉर्म रख देते हैं। तो देखो पाई को, तो एरिया कितना हो जाएगा जो पूछा हुआ है, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/7 पाई। अब आर प्लस आर मतलब इन सर्किल का रेडियस और सर्कम सर्किल के रेडियस को जोड़ना है। अब आप देखोगे कि नीचे देखो, नीचे सेम है ना डिनोमिनेटर, √3 दोनों जगह √3 है, तो ये डायरेक्टली क्या हो जाएंगे, जुड़ते टाइम आर प्लस आर निकालते टाइम ये डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे इंटू 6/√3, ठीक है। और माइनस होना है कितना, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मतलब 4/√3 में से 2/√3 माइनस करना है, सेम थिंग। तो ये कितना आ जाएगा 2/√3, क्योंकि ये सेम है √3 दोनों में। अब 4 - 2 किया तो 2 आ गया, ठीक है। बस आपको ये सॉल्व करना है। तो देखो भाई 3 √3 इंटू √3 तो 3 हो गया ना, और 3 2 जा कितना होता है 6। तो मेरे पास क्या मिला, 22 दूनी 44 दूनी 88, तो मेरे पास मिला 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ऑप्शन में देखो भाई, ऑप्शन में 7 तो सब जगह है, बट सारे ऑप्शंस किस में है, मिक्स्ड फॉर्म में दे रखे हैं, ठीक है। तो जस्ट इन केस अगर आपको मिक्स फॉर्म निकालना है तो आप कैसे कर सकते हो, 88 को नॉर्मली 7 से डिवाइड करो, ठीक है। जो भी आपके पास वैल्यू आएगी उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे पास 4 आ गया। तो इसी फॉर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 12 सत्ते कितना होता है 84, तो 12 सत्ते 84 और 88 तक जाना है आपको, तो 4 है ना, 88 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी विल बी आवर आंसर। क्लियर है। तो देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब मैं आपसे कुछ बात डिस्कस करना चाहूँगा। आपने क्या करना है कि जैसे अभी हमने थ्योरी, कुछ समय पहले थ्योरी को पढ़ा, ठीक है। आपने थ्योरी को क्या कर देना है, नोट कर देना है अपनी फेयर कॉपी में, ठीक है। फिर मीनवाइल आप क्या करोगे, क्वेश्चंस तो आप अपनी बुक से कर ही रहे हो साथ साथ, है ना। फिर यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस होंगे, तो जैसे ही कोई क्वेश्चन आपको फ्लैश होता है, आप पहले वीडियो को क्या कीजिए, पॉज कीजिए, ठीक है। उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, ठीक है। हो जाता है तो वेल एंड गुड। और फिर उसके बाद आप क्या देखो, उसका मेथड देखें यहाँ पे। तो ऐसे में क्या होगा, डिस्कशन रहेगा हमारे बीच में, एक छोटा सा क्वेश्चन के बीच में, ठीक है। और फिर हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इन अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड्स कितना 15 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 39 सेंटीमीटर, the length of the altitude of the side measuring 39 सेंटीमीटर is, ठीक है। तो हमारे पास एक ट्राइंगुलर फील्ड दिया है जिसकी हमको क्या दी है, तीनों की तीनों साइड्स हमको दे दी है, ठीक है। कितनी है, पहली साइड 15 सेंटीमीटर, अगली है 36 और अगली है 39, ठीक। और हमको बताना है कि जो एल्टीट्यूड होगा, जो कि 39 सेंटीमीटर वाली साइड पर पड़ रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान दीजिए, जब भी आपके पास ट्राइंगल आता है ना, तो ट्राइंगल में ध्यान करो कि ट्रिपलेट है या नहीं। अभी जब रेक्टेंगल वाली क्लास हुई थी तो हमने काफ़ी सारे ट्रिपलेट्स को क्या करा था, डिस्कस किया था, ठीक है। यहाँ पे भी डिस्कस कर लेंगे उनको। तो बेसिकली ट्रिपलेट क्या होता है कि ट्रिपलेट होता है, इट इज़ अ रेशियो ऑफ साइड्स फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, है ना भाई। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये क्या होता है, रेशियो ऑफ साइड होता है। अब आपको पता है कि भाई किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो बेस होगा, है ना, एक क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, और एक क्या होगा हाइपोटेन्यूस होगा। भाई बेस के स्क्वायर को परपेंडिकुलर के स्क्वायर पे जब हम जोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मिलता है। अब हमने क्या किया, हमने एक रेशियो टाइप के बना लिए, ठीक है। काफ़ी सारे हमने डिस्कस भी किए थे, ठीक है। इससे पहले की क्लासेस में काफ़ी सारे हमने ट्रिपलेट्स डिस्कस कर रखे हैं, बट फिर भी एक बार इनको और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो जैसे देखो यार, बेसिक ट्रिपलेट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला ट्रिपलेट, जैसे मान लो अगर आपका कोई अब बेस और परपेंडिकुलर तो कुछ भी हो सकते हैं ना, इंटरचेंज हो सकते हैं। बट आपको पता है कि एच क्या होती है, हाइपोटेनस क्या होती है, लॉन्गेस्ट होती है। तो ये सबसे बड़ी साइड का रेशियो बनेगा, ये सबसे बड़ा रेशियो बनेगा, ठीक है।
तो देखिए ट्रिपलेट्स क्या क्या हुए, स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं। वैसे तो ट्रिपलेट बहुत होते हैं बट हम कुछ बेसिक को लेकर चलेंगे जिससे आइडिया मिल जाए। तो देखो भाई, अगर ये बेस है 3 तो परपेंडिकुलर क्या होगा 4। तो ठीक है, तो ऐसे केस अगर 3 है बेस, 4 है परपेंडिकुलर, तो ऐसे केस में हाइपोटेनियस डेफिनेटली विल बी 5। तो ये रेशियो हो गया। जैसे मान लो मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने कह दिया कि ये वाली साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर, ये वाली साइड है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाली साइड आप बताइए कितनी होगी। और मैंने एक कंडीशन दे दी कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब आप देखोगे कि भाई यहाँ इन दो साइड का रेशियो क्या है। इन दो साइड का जब आप रेशियो बनाओगे तो 5 3 15 5 4 20, तो 3:4 बना। तो ऑब्वियस सी बात है ये साइड कितनी बनेगी 5 के रेशियो में बनेगी, ठीक है। अब देखो 3 का मतलब कितना होता 15, तो 1 का मतलब कितना होता 5, तो 5 का मतलब कितना होगा 25 सेंटीमीटर। तो आपको क्या मिल गई, हाइपोटेनियस मिल गई ना। क्लियर है। तो ये एक तरीका है सिंपल सा, ठीक है। तो ऐसे हमने बहुत सारे रेशियो बनाए, आप उनको नोट कर लीजिए। कुछ ने आप लोगों में से किसी ने नोट भी किया था इस लास्ट क्लास में इनको, ठीक है। तो देखिए एक तो है 3 4 5, अगला है आपके पास 5 12 और 13, 5 12 13। अंडरलाइन जिसको मैं कर रहा हूँ वो क्या है हाइपोटेनियस, और वो क्या होती है हमेशा लॉन्गेस्ट होती है। बाकी बेस और परपेंडिकुलर आपके इंटरचेंज हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसके बाद आएगा 6 8 और 10, ठीक है। 10 भी क्या है हाइपोटेनियस होगा इसमें, ठीक। इसके बाद आएगा 7 24 25, क्लियर है, 25 विल बी द हाइपोटेनियस। इसके बाद आएगा 8 15 17, ठीक। फिर आएगा 9 12 15, ठीक। फिर आएगा आपके पास 9 के बाद आएगा 10 24 26, 10 24 26, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका कितना, ये ले लिए 20 21 29, 20 21 और 29। तो ये सारे के सारे क्या हैं हाइपोटेनियस है। अब आप देख लो कहीं से भी देख लो भाई, बेस और परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा, जैसे इसका स्क्वायर कितना है 6 का, इस वाले को देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इन दोनों का सम 100। ये अब ये 100 क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर है ही, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए ट्रिपलेट्स हो गए। और ये किस पर लगते हैं, दीज आर द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। इससे क्या होगा भाई, इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर है। चलिए, तो आपने इनको नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके आप नोट कीजिएगा इनको, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कहा उसने, एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसकी साइड्स किस में है 15 36 और 39 है। तो पहले मैं इसका एक रेशियो बना के देखता हूँ। भाई 15 36 39 में कोई रेशियो तो नहीं है, ठीक है। तो देखिए कोई रेशियो तो नहीं है, 3 से काट के देखते हैं। 3 5 जा 15, 3 12 जा 36, और 3 13 जा क्या है 39। तो 5 12 13, अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले समझा था कि भाई 5 12 13 एक क्या है पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो डैट मीन्स ये जो ट्राइंगुलर फील्ड है ये किस शेप का है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के शेप का है, ठीक है। जिसमें आप 5 और 12 को तो कोई भी ले सकते हो, बेस परपेंडिकुलर कुछ भी मान सकते हो, बट जो 13 होगा वो हमेशा क्या होगा हाइपोटेनियस ही होगा। और ये रेशियो है, जबकि इनकी एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है, अगर ये 5 है तो मतलब 15 सेंटीमीटर था, 12 थी तो ये 36 सेंटीमीटर था, और ये 13 थी तो ये कितना था 39 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब वो कह रहा है द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड टू द साइड मेजरिंग 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर वाली साइड ये है ना, जैसे मान लो इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी। तो ए सी पर जो परपेंडिकुलर आएगा उसकी लेंथ बतानी। अब आप देखो ए सी पर परपेंडिकुलर बी से ही तो आएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करूँ तो इस प्रकार की होगी। मान लो ये डी पॉइंट है, तो मेरे को क्या करना है बी डी को फाइंड आउट करना है, समझ गए आप। तो हमको क्या करना है बी डी को फाइंड आउट करना है। क्लियर है। अब हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था थ्योरी के दिन
है ना। तो क्या था भाई, दो कंडीशन आती है। ये बी डी जो है ना, ये ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकता है, बट कब कर सकता है, जब आपका ए बी इक्वल टू क्या हो, बी सी हो। पहली कंडीशन ये थी, आप देखिएगा, ठीक है, लास्ट वीडियो को जरूर देखना, वहाँ पे थ्योरी डिस्कस करी थी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे तो ये दोनों का जो वैल्यू है वो सेम तो नहीं है ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हमको क्या मिलेगी, कुछ अलग तरीके से निकालनी पड़ेगी। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या हो सकता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। अगर मैं बी सी को बेस मानता हूँ तो हाफ ऑफ बी सी बेस। अब बेस पर परपेंडिकुलर कौन सा है भाई, बेस पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो ए बी ही तो आ रहा है, ए बी। ये भी एरिया का फॉर्मूला हुआ, ठीक है। या फिर मैं ये भी तो मानता हूँ कि अगर मैं बेस को ए सी मान लेता हूँ, ए से लेके सी इसको बेस मानता हूँ, तो यहाँ पे हाफ ऑफ क्या हो जाएगा, ए सी, ठीक है। बट अब यहाँ पे हाइट क्या बनेगी, हाइट तो बी डी बनेगी ना। कहने का मतलब अगर मैं इस ट्राइंगल को ऐसे ले लेता हूँ, ठीक है, ये हो गया ए सी, सॉरी ए सी, और ये है बी। तो ये मैंने अगर बेस माना तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, है ना, बी डी। तो हाफ ऑफ ए सी इंटू क्या हो जाएगा, बी डी। भाई ये भी एरिया का फॉर्मूला है और ये भी एरिया का फॉर्मूला है, तो दोनों को क्या कर सकता हूँ मैं, कंपेयर कर सकता हूँ। तो हाफ से हाफ कैंसिल हो रहा है, बी सी इंटू ए बी। बी सी कितना दिया है आपको, बी सी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 36 सेंटीमीटर। ए बी कितना दिया है, ए बी इज़ गिवन 15 सेंटीमीटर, एंड दिस इज इक्वल टू ए सी। हाउ मच इज ए सी, इट इज़ 39 सेंटीमीटर। एंड हाउ मच इज़ बी डी, बी डी हैव टू बी, वी हैव टू फाइंड आउट बी डी। क्लियर हुआ। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लो, फिर बात तो वही आ जाएगी, 3 इसको काटेगा ही काटेगा, है ना। तो 12, 5 और सॉरी क्या कर रहा हूँ मैं, गलत हो गया ये। ऐसे करते हैं, 3 इसको काटेगा नहीं ना अभी, अब रेशो थोड़ा ना बनेगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, इसको मैं थोड़ा ओमिट कर देता हूँ। देखिए बी सी इंटू ए बी, तो बी सी इंटू ए बी इक्वल टू क्या होगा, ए सी इंटू बी डी होगा, ठीक है। बी सी कितना था, बी सी था 36। ए बी कितना था, ए बी था आपके पास 15 इक्वल टू 39 इंटू बी डी। चलिए, तो 3 से ये कटा तो 13 और 3 से ये कटा तो 5। तो इसका मतलब बी डी कितना मिला मेरे को, बी डी मिला 36 इंटू 5 डिवाइड बाय 13, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको, बी डी इक्वल टू ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, 36 का 5 गुना करते हैं, ठीक है। देखो 36 का 5 गुना, अगर आपको मल्टीप्लिकेशन सीखना है तो आप इस 36 को क्या कंसीडर करो, 30 और 6 का एक सम को सोचिए इसको, ठीक है। और इसका मेरे को क्या करना है, 5 गुना करना है, ठीक है। तो पहले हम 30 का 5 गुना कर लेते हैं। 30 का 5 गुना होगा 150 और 6 का 5 गुना होगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 180। तो बी डी इक्वल टू 180 बाई 13, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शंस थोड़ा गलत आ गए हैं टाइपिंग मिस्टेक की वजह से, तो इन ऑप्शंस में क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। सही आंसर कितना आ जाएगा, 180 बाई 13। तो 180 बाई 13 मीन्स, करके देख लीजिए आप, 13 1 13 50, ठीक है। 13 चौको 52 तो नहीं जाएगा, 13 3 जा 39, 1 और 11, तो आंसर आ जाएगा कितना, 13 इज टू 13 एंड 11 बाई 13 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे ऑप्शंस गलत थे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और आपने इसको सॉल्व करना है एज इट इज़। तो सही आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 13 एंड 11 बाई 13 सेंटीमीटर। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके देखिए, ठीक है, और अगर समझ आ रहा है तब आप कंटिन्यूएशन में इसको देखना शुरू कीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज
432 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड इज 2:3। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ, अब यहाँ पे ये आइकन बना आ रहा है ना, तो ये इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत है। फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस एंड करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, बेस और करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, या बोल सकते हैं भाई कि बेस और हाइट का रेशियो आपको दे रखा है कितना, 2:3। अब आप खुद सोचो कि रेशियो को हम क्या मान सकते हैं, भाई रेशियो है ना ये, तो ये वैल्यू 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ये वैल्यू 2000 सेंटीमीटर 3000 सेंटीमीटर भी हो सकती है, बट रेशियो तो हमेशा 2:3 ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम अपनी तरफ से मान लेते हैं कि भाई बेस अगर क्या हो, बेस अगर 2x होगा तो ऐसे में हाइट कितनी होगी, 3x होगी। ठीक है, और अपने इसी रेशियो के हिसाब से एरिया निकाल लेते हैं। आपको पता है कि एरिया इक्वल टू कितना होता है, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो अब देखो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे तो कि देखो बेस इंटू हाइट कितना होगा, 3x इंटू 2x मतलब 6x स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, और इसका हाफ करना है तो दैट मीन्स 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, क्योंकि एरिया बना ना, तो क्वेश्चन में ये 3x स्क्वायर कितना दे रखा है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो x स्क्वायर कितना होगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x कितना होगा, x होगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं जनरली, वो ये सब तो सही समझते हैं कि भाई रेशियो दे रखा है तो हमको एरिया निकालना है इसी रेशियो के आधार पर। ठीक है, वो गलती से क्या कर देंगे, वो गलती से 2x और 3x का हाफ तो कर देंगे, बट 6x की वैल्यू रख देंगे। 6x का मतलब कितना, 432, तो इसका मतलब x का मीनिंग कितना, 144, और वो x पर क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। ठीक है, या जनरली x को रखेंगे ही नहीं, वो सीधे देखेंगे 3 2, तो हाफ ऑफ 3 और 2, हाफ ऑफ 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, उसका हाफ 3, तो 3 की वैल्यू कितना रख देंगे, अच्छा यहाँ पे 3x होगा ना, हाँ 3 की वैल्यू सीधे सीधे 432 कर देंगे, और 1 बोल देंगे कितना, 1 यूनिट बोल देंगे 144। तो ये गलतियाँ स्टूडेंट कर देते हैं, जबकि यहाँ देखना है आपको कि भाई दोनों चीज़ें क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसीलिए एक्स स्क्वायर का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो एक्स कितना मिला, 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बेस, मतलब इस बेस की लेंथ और हाइट की लेंथ को के सम की वैल्यू बताइए। तो आप बताओ, ये 2x है, ये 3x है, इसका सम कितना हुआ, 5x है ना, और x की वैल्यू कितनी है, 12, तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिल गई, 5 इंटू 12 मतलब 60 सेंटीमीटर। तो दिस इज आवर आंसर। चलिए अब आगे आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द मेजर ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर गिवन बाय कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इन मीटर, देन इट्स एरिया विल बी। ठीक है, क्या कह रहा है कि अगर कोई भी ट्रायंगुलर फील्ड है, इस टाइप से कोई ट्रायंगुलर फील्ड है मान लीजिए, ठीक है, इसकी जो मेजर है वो क्या से दे रखा है आपको, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, तो उसका एरिया कितना होगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये टोटली किस पर डिपेंड है, ये क्वेश्चन टोटली डिपेंड है आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स पर। तो आपने नोट किए होंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स जो अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखे, तो वहाँ पे देखिए कि कौन सा ट्रिपलेट ऐसा है जिसमें कि तीनों साइड्स कॉन्जिक्यूटिव चल रही हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हैं। तो आपको एक ही ट्रिपलेट ऐसा मिलेगा, दैट इज़ जो कि सबसे छोटा ट्रिपलेट है वो है कितना, 3 4 और 5, और यहाँ पे 5 क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा, तो इसका मतलब भाई इस ट्रायंगुलर फील्ड का जो मेजर्स है वो कितना होगा, इतना ही यूनिट होंगे,
3 यूनिट, या मीटर में कह रहा है तो 3 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और 5 मीटर। तो इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। अब यहीं से निकालो एरिया। एरिया क्या होता है? बेस इंटू परपेंडिकुलर, या बेस इंटू हाइट जिसको हम बोलते हैं, तो बेस इंटू एल्टीट्यूड, बेस इंटू परपेंडिकुलर का प्रोडक्ट और उसका क्या, हाफ। तो 4 3 12, 12 का आधा कितना, 6। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, सी आ जाएगा। इज़ इट क्लियर? तो आपको ये समझ आया होगा कि भाई पाइथागोरियन ट्रिपलेट से आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल इज हैविंग द हाइपोटेनियस 8√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमारे पास एक राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसका हाइपोटेनियस कितना है, 8√2 सेंटीमीटर है, और हमको क्या निकालना है, द एरिया। द एरिया इज, ठीक है, एरिया निकालना है इसका। चलिए, तो राइट एंगल्ड तो है ट्राइंगल, बट क्या है, साथ साथ आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस मतलब इसकी जो दो साइड्स होंगी वो क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, बेस है। तो यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। ये 90 डिग्री है। ट्राइंगल का नाम भी लिख लेते हैं ABC। अब वो कह रहा है कि इसका हाइपोटेनियस कितना है, 8√2 सेंटीमीटर हाइपोटेनियस। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो भाई, अभी हमने थ्योरी को याद करो, या जो पिछली वीडियो है उसको देखो। मैंने कहा था कि अगर आपके पास एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर क्या हो, सेम हो, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या हो, सेम हो, तो यहाँ से जो हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए ये है ABCD, तो यहाँ से जो BD होता है वो BD क्या होता है आपका, क्या होता है BD? BD हाइपोटेनियस का क्या होता है, हाइपोटेनियस का हाफ होता है। अगर इफ AB इक्वल टू BC, ठीक है, एंड एंगल ABC इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। ये हमने कल पढ़ा था। तो देखो भाई, हाइपोटेनियस 8√2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इसको BD नाम देता हूँ, तो यहाँ से BD कितना हो जाएगा, 8√2 का हाफ, दैट इज़ 4√2 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसी ट्राइंगल को आप थोड़ा तिरछा कर लो, ऐसे रख लो। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये B हो गया, ये A हो गया, ये C हो गया। तो भाई AC दे रखा है, ये बेस बन गया ना। अब इसको जैसे ही तिरछा करेंगे तो आधार तो ये बन गया AC, जो कि कितना था, 8√2 सेंटीमीटर। और यहाँ से ये जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं BD, ये क्या बन जाएगी, इसकी हाइट बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, और ये हाइट कितनी आई, अभी हमने निकाला 4√2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो यहाँ से एरिया कितना हो जाएगा, एरिया विल बी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, 8√2 इंटू हाइट, 4√2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो √2 2 बन रहा है, 2 से ये सब कैंसिल हो गए, तो 8 4 जा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही क्या होगा हमारा आंसर, दैट इज ऑप्शन B इज करेक्ट। क्लियर है? चलिए, तो बस ऐसे ही आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन पर वीडियो को पॉज करना है, खुद जो मैंने आपको पढ़ने के लिए कहा है उसको लेकर चलो। देखो, होता कुछ नहीं है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ। बात ये नहीं है कि टीचर आपको कितने क्वेश्चन करा रहा है, टीचर से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलने वाला। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होगा जब स्टूडेंट प्रॉपरली काम करता है। ठीक है भाई, टीचर आपको एक चैप्टर पे 500 क्वेश्चन भी करा सकता है, बट अगर उसका बोला हुआ आप नहीं फॉलो करोगे तो फिर क्या होगा, तो कहानी आगे बढ़ेगी नहीं, आपको आपका नॉलेज नहीं बढ़ेगा, आपकी स्किल्स नहीं बढ़ेंगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसी वजह से टीचिंग मेथडोलॉजी क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है। पढ़ाने का तरीका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ना कि पढ़ाने की क्वांटिटी। क्लियर है ना?
तो जैसे मैंने आपसे कहा कि आप क्या करो भाई, फेयर नोट्स बनाओ, उन फॉर्मूले को याद करो और सीधे सीधे अपनी बुक्स जो भी आपके पास जो भी स्टैंडर्ड बुक है वहाँ से आप क्वेश्चन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको आप सबके पास मेरा नंबर है ही, ठीक है, आप वहाँ पर मेरे को क्या भेजिए, डाउट्स भेजिए। तो कल आप लोगों ने रेक्टेंगल के कुछ क्वेश्चंस करे होंगे, तो आपने उसके डाउट मुझे भेजने थे, ठीक है। ऐसे ही अब जब आप करोगे, अब आप क्या करोगे, ट्रायंगल के क्वेश्चंस करोगे आज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद, देन कल आप क्या करोगे, मेरे को ट्रायंगल के डाउट्स आप मेरे को क्या करोगे, भेजोगे। ऐसे ही तो छोटे छोटे टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 400√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है, फिर हम करते हैं। चलिए अब देखो भाई, इक्विलेटरल ट्राइंगल पर हमने कल काफ़ी अच्छा डिस्कशन किया था। जितने भी हम इसके फॉर्मूले थे जो एग्ज़ाम में आते हैं उन सबको हमने लिख ही लिया था, ठीक है। अब आपको पता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 400√3। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ साइड्स, ट्राइंगल की 3 ही साइड होती है तो मतलब 3a, क्योंकि सारी साइड बराबर है, a+a+a तीनों बराबर है तो क्या क्या बन जाएगा, 3a, ठीक है। तो √3 से √3 कैंसिल, ए स्क्वायर इक्वल टू कितना, 1600, ए इक्वल टू कितना, ठीक है, क्लियर है। ए इक्वल टू कितना आ गया, 40। अब 3a निकालना है ना मेरे को, ठीक है, तो 3a कितना मिल जाएगा, 3 × 40 दैट इज़ 120 सेंटीमीटर, क्लियर है। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28/√3 सेंटीमीटर, फाइंड द, सॉरी अब देखिए, द लेंथ ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 28/√3 सेंटीमीटर, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ इट्स सर्कम सर्किल एंड इन सर्किल, ठीक है। ट्राई कीजिए आप एक बार इसको, बड़े अच्छे से क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अब आपको भी पता है, ठीक है, अब करना कैसे है भाई, ये वाला क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था। सर्कम सर्किल और इनर सर्किल के बीच का क्या निकालना है मेरे को, ऐसा कोई फिगर दे रखा है ना, सॉरी इस टाइप का, जैसे एक मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके पास, तो इसका तो एक इनर सर्किल है जिसको इन सर्किल कहते हैं, और एक आउटर सर्किल है जिसको सर्कम सर्किल कहते हैं। इन दोनों के एरिया का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब आप कर लेंगे, ठीक है, तो कीजिए आप इसको ट्राई एक बार। चलिए आपने क्वेश्चन ट्राई किया होगा। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या आई, डेफिनेटली दिक्कत ये आई होगी कि भाई कैलकुलेटिव लगा होगा क्वेश्चन, और आपने देखा होगा कि अब बेसिकली जब से TCS एग्ज़ाम्स करा रहा है ना, तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज़्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। बहुत अच्छे लेवल की कैलकुलेशन, आप अननेसेसरी कैलकुलेशन नहीं बट अच्छे लेवल की कैलकुलेशन वहाँ से पूछी जा रही है। चलिए तो लेंथ है कितना, ए कितना है आपको दे रखा, 28√3, ठीक है। तो आर कितना होगा, स्मॉल आर, भाई स्मॉल आर होता कितना है पहले ये बताओ, कितना होता है स्मॉल आर, a/2√3 होता है ना, मतलब 28√3/2√3, ये कितना मिला, आर स्मॉल आर इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, 14। तो जब स्मॉल आर 14 मिल गया तो कैपिटल आर डबल होगा, तो कितना मिल जाएगा, 28। फिर आप वही पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल पाई आर स्क्वायर करोगे, है ना, तो 22/7 इंटू 28 और 14 कितना हो जाएगा, 42 इंटू 28 में से 14 गए 14, ठीक है। तो ऐसे करना है, ठीक, 7 6 जा 42, 14 छके 84, 84 का डबल, 84 का डबल 168, 168 का 11 टाइम्स इतना हो जाएगा, तो 84781 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखना है कैसे किया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही करना है भाई, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्या क्या करा। तो हमने क्या करा,
भाई पहले हम आर, इस फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, स्मॉल आर निकाला, ठीक। फिर हमको पता है स्मॉल आर का डबल ही क्या होगा, कैपिटल आर होगा। फिर हमने कहा कि भाई सर्कम सर्किल और इन सर्किल के एरिया का डिफरेंस चाहिए, तो हमने वही वाली चीज़ करी जो पहले क्वेश्चन में की थी, ठीक है। फिर पाई को कॉमन भी ले लिया, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्म को सॉल्व किया तो वो फॉर्म बनी ऐसी। क्लियर है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जैसे 22 है ना, ये 22 किससे बना, ये बना 2 × 11, फिर ये 6 था और ये 14 था। तो मैं 11 के मल्टीपल को लास्ट में रखता हूँ, मैं बाकी पहले सबको मल्टीपल करता हूँ, ठीक है। तो देखो 6×2 = 12, कैसे भी कर लो, 6 और 2 को किया 12, अब 12 × 14। अब देखो डबल डिजिट मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, ठीक है। आपके पास क्या है, 12 × 14 है ना। आप किसी भी बड़े नंबर को क्या कर लो, ब्रेक कर लो, कि भाई 14 को मैं 10 और 4 का डबल सोच, 10 और 4 का टोटल सोचूंगा। तो इसका मतलब पहले मेरे को 12 का 10 गुना करना है, फिर 12 का 4 गुना। तो 12 का 10 गुना 120, 12 का 4 गुना 48, तो इनको जोड़ना था 168 आता, ठीक है। अब जब भी 11 से करते हैं तो एक स्टेप तो छूटता ही छूटता है, तो ऐसे सीधे सीधे नंबर लिख लो, 168, एक स्टेप छोड़ के वन वही नंबर रिपीट कर लो और जोड़ लो, ठीक है ना, वही आएगा। जैसे मान लो 323 को मेरे को 11 टाइम्स करना है, ठीक है। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं मल्टीप्लाई करते हुए सीधे 323 और 323 ऐसे लिख लूँगा अपनी सहूलियत के लिए, और इनको जोड़ लूँगा, तो बस मेरे पास आंसर आ जाएगा। 76 × 11 करना है, तो मैं क्या कर लूँगा, 76 को इस प्रकार से लिख लूँगा और जोड़ दूँगा, ठीक है ना। तो 7 6 13, 7 और 1 8, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, 11 का मल्टीपल कर सकते हो, ठीक है। तो कैलकुलेशन की भी एक वीडियो में डेफिनेटली अब कुछ समय के बाद पोस्ट करूँगा, बट फिलहाल आप अपने सिलेबस पे स्टिक रहिए, ठीक है। क्लियर है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। चलिए, तो आप एक बार इसको ट्राई कीजिए। एट ईच कॉर्नर ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स दिस अ काउ इज टेथर्ड, बांधी गई है, टेथर्ड का मतलब बांधना, बाय अ रोप ऑफ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द अनग्रेज्ड एरिया बाय द काउ, ठीक है। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, जब भी आपको साइड दी जाती है ना, तो जनरली जब साइड दी जाती है तो आपको दिख रहा है कि ये तीनों साइड क्या है, अनइक्वल है। तो हम स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट ये सोच सकता है कि ये जो ट्राइंगल है वो कैसा है, स्केलेन ट्राइंगल है, ठीक है। जबकि दिमाग तो इसी पे जाएगा कि भाई स्केलेन ट्राइंगल भी तो हो सकता है। बट आप एक बार ज़रूर क्या करो, आप यहाँ पर रेशियो ज़रूर बनाओ, भाई 24, 32 और 40 का रेशियो क्या होगा, ठीक है। 4 से जा रहे हैं सब, 4 6 जो 24, 4 8 जो 32, 4 10 जा 40, तो 6 8 10 क्या ये ट्रिपलेट है, डेफिनेटली है, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो ट्राइंगुलर फील्ड है वो कैसा है, वो ट्राइंगुलर फील्ड एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर है, क्लियर है ना। अब होता क्या है कि जब हम इसको 24 32 40 की जगह स्केलन मान के चलते हैं, तो एरिया तो मिल ही जाएगा आपको, ठीक है। एरिया तो निकाल लोगे, बट कैसे निकालोगे, हीरोज़ फार्मूला से निकालोगे। और हीरोज़ फार्मूला क्या होता है, बेसिक देखा जाए तो कैलकुलेटिव तो होता ही है ना। तो इसी कैलकुलेशन में फंसाने के लिए वो क्या करता है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देता है। और इससे बचने के लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रिपलेट्स का क्या करना है, ट्रिपलेट्स का यूज़ करना है, जिससे कि आपको पता चल जाए कि ट्राइंगल किस फॉर्म का है, ठीक है। तो भाई किसी को भी मान लेते हैं 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 का रेशियो, यही तो होगा। बट ये तो क्या है, रेशियो है। एक्चुअल में जो साइज़ है वो कितना है, 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर, हाँ सेंटीमीटर, एक्चुअली ये यूनिट्स मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। 24 मीटर्स, 8 वाला है कितना, 32 सेंटीमीटर ही ले लेते हैं फ़िलहाल, और 10 वाला कितना है, 40 सेंटीमीटर, ये है। अब हुआ क्या कि इसके हर पॉइंट पे, हर कॉर्नर पे क्या करा गया, काव को बांधा गया, ठीक है। अब देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हर कॉर्नर पे क्या किया गया, काव को बांध दिया गया। अब आपको पता है कि अगर किसी भी पॉइंट पे हम काव को बांध देते हैं किसी रोप से, तो वो कितना एरिया कवर करेगी, कितना एरिया चर पाएगी, भाई वो एक सर्कुलर एरिया ही तो चर पाएगी, है ना।
क्लियर है? तो ये फील्ड है, काऊ यहाँ पे बंधी है, तो वो कितना एरिया चलेगी इस फील्ड का? लगभग 7 सेंटीमीटर के दायरे का एरिया क्या कर पाएगी, यूज़ कर पाएगी। तो ये एक एरिया हुआ, ठीक है। यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर तक का कुछ एरिया होगा, तो ये वो एरिया हुआ। यहाँ से भी 7 सेंटीमीटर का कुछ एरिया होगा, तो इतना एरिया क्या हो गया, काऊ ने ग्रेज कर लिया, ठीक है। चलो इसको हम थोड़ा सा किसी शेड में भी हम इसको बना देते हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कितना एरिया वो हुआ होगा, ठीक है। अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। चलो अगर मैं निकालने की कोशिश करूँ कि ग्रेज्ड एरिया निकालने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो कितना होता है? देखो भाई, अगर पूरा सर्कुलर वे करेगी, सर्कुलर वे में जाती है, तो पाई आर स्क्वायर होगा ना। पूरा सर्किल अगर काऊ क्या करती है, चरती है घास को पूरे सर्कुलर वे में, तो पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक सर्किल में कितने डिग्री का एंगल बनता है? टोटल 360 डिग्री का। यहाँ पे कितने डिग्री, अब हमें नहीं पता चल रहा ना कि ये सर्किल का कितना हिस्सा है, या कि एक सर्किल बन भी रहा है या नहीं बन रहा है। तो आपको एक सिंपल सा एक प्रॉपर्टी है क्या, कि वे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 180 डिग्री होता है। देखो भाई, 360 डिग्री में पूरा एंगल, पूरा सर्किल, तो 180 डिग्री में कितना सर्किल होगा? हाफ ही तो होगा, हाफ सर्किल ही तो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये इतना एरिया क्या कर पाएगी, 180 डिग्री के कोण पर ग्रेज कर पाएगी। और आपको पता है कि एक सीधी लाइन पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो इसीलिए जो ग्रेज्ड एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा एरिया। बस यही एक छोटा सा लॉजिक आपको यूज़ करना है, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं ग्रेज्ड एरिया। हाफ ऑफ पाई 22/7, आर 7, दूसरा आर भी 7, 7 to 7 कैंसिल, 2 से ये कितनी बार कट गया, 11 बार, तो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखना यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर है, बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मीटर में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए अब मेरे को अनग्रेज्ड एरिया बताना है ना, अनग्रेज्ड एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक। अब अनग्रेज्ड एरिया क्या होगा भाई, जब मैं अनग्रेज्ड एरिया लिख भी लेते हैं, जो अनग्रेज्ड एरिया होगा वो क्या होगा, टोटल एरिया माइनस ग्रेज्ड एरिया ही तो होगा, यही होगा ना। तो टोटल एरिया कितना होगा? अब देखो यहीं पे तो वो टोटल एरिया काम कर गया। अगर आप स्केलर मान लेते इस ट्राइंगल को, तो आप हेरोन्स फार्मूला को लेकर चलते, कैलकुलेटिव हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको पता है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका टोटल एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 32 और हाइट कितनी है 24, तो बस आप इसको सॉल्व कर लो, 12, ठीक है। तो 32 इंटू 12, ये क्या है, टोटल एरिया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 32 इंटू 12, एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन की उसमें आओ भाई। 32 को अगर मैं 30 और 2 का टोटल मानूँ, तो 32 इंटू 12 करना था ना, तो जी 12 कर लिया, तो 12 तिया 36, 0 को एडजस्ट करो, 12 दूनी 24, तो कितना मिला 384। तो टोटल एरिया मिल गया मेरे को कितना, 384। ग्रेज्ड एरिया हमने अभी निकाला है 77, ठीक है। तो इसका मतलब अनग्रेज्ड एरिया कितना हो जाएगा, अनग्रेज्ड एरिया हो जाएगा 384 माइनस 77। तो 384 में से 77 को घटा दीजिए, कितना आएगा 300, जस्ट अ मिनट, 380, थोड़ा सा यहाँ पे वही है ना, डिजिटली क्वेश्चंस को सॉल्व करने में उतनी स्पीड नहीं बनती, ठीक है, कोई नहीं। 7 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 307 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो अनग्रेज्ड एरिया है, मतलब ये जो फील्ड का जो एरिया बच गया है ना, ये कितना है, ये है आपका 307 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको लग रहा होगा सर हमने इतना सब कुछ लिख दिया। देखो यार, क्वेश्चन में ना डिस्कशन होना ज़रूरी है, तभी तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा
पेन का यूज़ कम करेंगे, ये सब डिस्कशन है बेसिकली। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो काम की जो कैलकुलेशंस हैं वो कौन सी है भाई? जो काम की कैलकुलेशन है वो तो एक ही है, ये समझने वाली बात है, ये निकालने वाली बात है। अब आपको जब पता चल गया कि ये एक क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो वहाँ पे सीधे आपने क्या करा, ये निकाला, मतलब उसके बाद सीधे ये वाला है ना। तो ये जो इतना एरिया हमने लिखा है ये सारा, और फिगर बनाने की भी ज़रूरत नहीं है बेसिकली देखा जाए भाई। आपको पता है कि अगर ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो फिगर बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो ये सारा एरिया किसी काम का नहीं है, ये सब हमने क्या है, डिस्कशन किया है। क्लियर है? ये सब डिस्कशन का पार्ट है। तो ये जो बच गया, ये नीचे जो एरिया बच गया, यही तो हमारा छोटा सा एक कैलकुलेशन का काम करेगा। क्लियर है? तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। If the perimeter of a triangle is 140 centimeter and the area is 420 centimeter square, the length of the longest side, if the length of the longest side is 58 centimeter, then what will be the length of its smallest side? ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। पैरामीटर आपको पता है क्या होता है, एरिया भी आपको पता है। चलिए, तो आपने ये क्वेश्चन ट्राई किया होगा, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि भाई लॉन्गेस्ट लेंथ का मीनिंग क्या हुआ। लॉन्गेस्ट लेंथ का मीनिंग हुआ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस ही बोलते हैं हम, है ना। चलिए, तो ये कितना है, 58 सेंटीमीटर। 58 सेंटीमीटर के एक बार अगर मैं फैक्टर्स करके देखूं तो मेरे को यही मिलता है, ठीक है। तो आपने जो ट्रिपलेट यूज़ किया है उसमें देखो भाई, 29 किसी में आ रहा था, डेफिनेटली आ रहा था, 20, 21 और 29 एक हमने ट्रिपलेट लिखा था। तो डेफिनेटली ये ट्राइंगल कैसा हुआ फिर, ये ट्राइंगल हुआ क्या, राइट एंगल ट्राइंगल हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब 20, 21 और 29 का ही तो रेशियो ले रहा है। अब 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 58, स्मॉलेस्ट साइड बतानी है भाई। 29 की वैल्यू 58, तो 1 की वैल्यू कितनी, 2, तो 20 की वैल्यू कितनी, 40 सेंटीमीटर। आपका आंसर वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। तो केवल मात्र ट्रिपलेट को ध्यान रखते हुए भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज आप क्या करते हैं भाई, पैरामीटर को निकालते। अब 3a तो बोल नहीं सकते क्योंकि जरूरी नहीं कि, क्योंकि इसमें एक लॉन्गेस्ट है एक स्मॉलेस्ट है, तो 3a तो पैरामीटर होगा नहीं। तो a प्लस बी प्लस सी बोलोगे, यही तो बोलोगे। जब तीनों साइड अनइक्वल होंगे तो 140 बोलोगे। अब एरिया, ठीक है, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर निकालोगे 70, फिर हेरोन्स फार्मूला यूज़ करोगे, तो वो होता है एरिया इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होगा, और ये पूरा अंडर रूट में आएगा। तो एरिया कितना था, 420 दे रखा था, है ना, होल अंडर रूट कर लिया, 70 इंटू 70 माइनस ए। अब ए तो नहीं पता ना आपको कितनी है, ए नहीं पता, बी नहीं पता, बस सबसे लॉन्गेस्ट पता है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन नॉर्मल फार्मूले बेस्ड नहीं हो सकता, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो बेटर क्या है कि इन क्वेश्चंस को आप क्या कीजिए, ट्रिपलेट्स का यूज़ करके क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ़ द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, भाई हर साइड जो है कैसा है ट्राइंगल, आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर इसको हम 2 यूनिट से बढ़ा देते हैं तो एरिया, ये देखा गया कि जो एरिया है वो भी इंक्रीज हो रहा है, किससे, बाय, यहाँ पे बाय लिखा है, 3 प्लस रूट 3 स्क्वायर यूनिट से, इतनी यूनिट से क्या हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है। और आपको बताना है कि लेंथ ऑफ ईच साइड विल बी, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो। देखो लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस को मैंने लेने की कोशिश करी है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन छूटता है तो आपके पास आपकी बुक है, स्टैंडर्ड बुक को रखो और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो और मुझे डाउट भेजो। अभी तक यूट्यूब में शायद इतना अच्छा कोई ऑनलाइन नहीं होगा जहाँ पे आप आराम से इतना प्यार, इतने ढंग से और बड़े ही कंफर्ट के साथ आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बस इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं थोड़ा, कि डाउट्स ज़रूर पूछिए आप, ठीक है। जहाँ पे नहीं आ रहा है उसको ज़रूर पूछिए। चलिए नेक्स्ट देखो क्या होगा।
भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता कितना है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 a²। ठीक है, ये एरिया होता है। अगर साइड ए है तो एरिया कितना है? ये है। ठीक है, अगर साइड को मैं 2 यूनिट से बढ़ा दूँ, a+2 कर दूँ, तो एरिया फॉर्मूले के हिसाब से कितना होगा? एरिया फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा कितना? √3/4 इंटू a+2 का होल स्क्वायर, ये नया एरिया होगा। ठीक है, ये एरिया 2 और ये था कितना? एरिया 1। अब आप मुझे बताओ कि कौन सा एरिया बड़ा है? भाई एरिया बढ़ रहा है ना आपका, तो इसका मतलब ये वाला एरिया बड़ा है। ठीक है, तो अगर मैं A2 से A1 को माइनस करूं, तो ये पता चल जाएगा कि एरिया कितना इंक्रीज हुआ। डेफिनेटली पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा है इंक्रीज्ड बाय, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। मान लो कोई वैल्यू है 10, ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ 10 को इंक्रीज बाय किया मैंने 2, तो ये 10 कितना बन जाएगा? 12। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ 10 वॉज इंक्रीज्ड टू 14, तो ये 10 कितना बन जाएगा? 14 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इंक्रीज्ड टू क्या बताता है? इंक्रीज टू आपकी फाइनल वैल्यू बताता है, और इंक्रीज्ड बाय क्या बताता है? ये आपको बताता है कि कितना चेंज आया, चेंज के बारे में बताता है। इंक्रीज बाय 2 मतलब 2 से बढ़ा दो, इंक्रीज्ड टू 14 तो मतलब 14 पे पहुंच जाओ, तो यहाँ पे बाय था। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एरिया 2 में से एरिया 1 माइनस करूँ तो मेरे पास क्या मिलेगा? 3 + √3 यूनिट्स मिलेगा। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है भाई, तो देखो भाई √3/4 दोनों जगह क्या है? सेम है। तो ऐसे चलो लिख लेते हैं पूरा, √3/4 इंटू a+2 होल स्क्वायर माइनस √3/4 इंटू a² इक्वल टू 3। 3 + √3 में क्या कॉमन ले सकता हूँ? 3 कॉमन ले सकता हूँ, √3 कॉमन ले लेता हूँ, है ना? तो ये कितना बन जाएगा? √3 + 1 बन जाएगा, डेफिनेटली बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ? √3/4 कॉमन ले सकता हूँ, तो अंदर क्या मिला? a+2 का होल स्क्वायर माइनस a², दिस इक्वल टू √3 इंटू √3 + 1, यही तो होगा ना? देखो ये जो 3 है ना, ये 3 में क्या छुपा है? √3 इंटू √3 छुपा है, 2 √3 है यहाँ पे, तो ये बाहर आ जाएगा ना, तो एक √3 बचा, ये √3 तो सिंगल था तो 1 हो गया। ठीक है, तो इस √3 से ये √3 कैंसिल हुआ, और ये वाला जो 4 है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब अंदर का इसको भी खोल देते हैं। a+b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ठीक है, ये वाला मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस a² तो है ही, इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √3 + 1। ठीक है, अब a² से a² कैंसिल, 4a + 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √3 + 1, ये हुआ। अब यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ, 4 कॉमन ले लिया, a+1 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √3 + 1, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो मेरे पास क्या मिला? a इक्वल टू √3। कैसे मिला भाई? a+1 इक्वल टू क्या था? √3 + 1 था, 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, तो a इक्वल टू √3 तो आ ही रहा है, तो मिल गई साइड। तो देन द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल विल बी कितना? √3 यूनिट्स, तो आवर आंसर विल बी बी। क्लियर है? तो देखो ये इजी ही क्वेश्चन था, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक लॉजिक आपको लगाना है इंक्रीज्ड बाय और इंक्रीज्ड टू का, समझ गए? बस इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, ये हमने देखो ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार डिस्कस किया है, इंक्रीज बाय इंक्रीज टू। और जब आप बैंकिंग का कोई भी पेपर दोगे तो वहाँ पे प्रेपोजिशंस का बहुत बड़ा ख्याल रखना पड़ता है रीजनिंग में। ठीक है, जितने भी प्रेपोजिशंस हैं, एंड हो गया, बाय हो गया, विद हो गया, जो भी है उन सब का आपको ध्यान रखना पड़ता है रीजनिंग में। रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत चेंज हो सकते हैं प्रेपोजिशन का यूज़ करके, वैसे ही मैथ्स के क्वेश्चन भी काफ़ी चेंज हो सकते हैं। ठीक है,
चलिए, अब ये क्वेश्चन आपका क्या है, दिस क्वेश्चन इज़ योर होमवर्क। क्लियर है, हमने इस पर कुछ डिस्कशन किया था, तो मैं चाहता हूँ कि आप करें। बाकी कल जो क्लास होगी, कल हम उसमें रोम्बस को डिस्कस करेंगे, और ट्रस्ट मी रोम्बस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंसुरेशन 2D में आपका कोई भी क्वेश्चन बनना है तो एग्जामिनर की फर्स्ट चॉइस होती है रोम्बस और ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन दोनों की थ्योरी को हम कल करेंगे, ठीक है। कल रोम्बस और ट्रेपेजियम की थ्योरी हो जाएगी, और इस वाले क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है। बाकी आप इस वाले क्वेश्चन को एज अ होमवर्क मान के चलिए, आपने करना है। बाकी आपके पास ये मेरा नंबर होगा ही 2413, इस पर आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, अपने जो भी आपके क्या हों डाउट्स हों। ऑलराइट, चलिए बताइएगा कैसा लगा आपको क्लास, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है तो आप उसको ज़रूर मेरे को बताइए, ठीक है। थैंक यू।